नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। टाइम 8 बज चुके हैं और आपको अच्छे से पता है, जो स्टूडेंट रेगुलर देख रहे हैं क्लासेस, उन्हें अच्छे से पता है कि डेली 8 बजे ये क्लास आती है आपकी जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। मात्र आधा घंटे की क्लास होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। तो डेली मंडे टू सैटरडे रेगुलर क्लास है। आने वाले जो एग्जाम है आपके रेलवे के एग्जाम है, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी और राजस्थान में अभी वैकेंसी आई है, तो इन सब के लिए हाईली हेल्पफुल है। एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत यूजफुल है। तो जीके और जीएस का सेक्शन है, अच्छे से रिवीजन कीजिए घर पे। जहां से भी आपने पढ़ा है, जिस बुक से भी पढ़ा है, जिस नोट से पढ़ा है, जिस कोचिंग से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, बस जो नोट्स हैं आपके उनको प्रॉपर रिवाइज करें और हमारे साथ प्रैक्टिस करें। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एकदम फ्रेशर है, नए एकदम शुरुआत से ही तैयारी करना चाह रहा है, अभी तक कोई आइडिया नहीं है, तो सामने स्क्रीन पर आप नीचे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर देख रहे हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको पूरा गाइडेंस यहां से प्रोवाइड किया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो ऑफलाइन सेंटर भी है हमारा, वहां पे आप गाइडेंस के लिए आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। Which one of the following articles was termed as heart and soul of the Constitution by Dr. भीमराव अंबेडकर? निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसे भीमराव अंबेडकर ने सोल एंड हर्ट बोला है, दिल और आत्मा बोला है संविधान की, संविधान का दिल और आत्मा? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल, आत्मा बोला है? तो एक ही आर्टिकल है, आपको पता है, जिसके तहत लोगों के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की जाती है, और वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। तो भारतीय संविधान का ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है, पुकारा है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में आपको अच्छे से पता है कि संविधान सभा के ये सदस्य थे, और संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे ये, उसी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, यानी कि कल्याणकारी राज्य की बात करता है? भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो कल्याणकारी राज्य की बात करता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्यों के नीति निदेशक तत्व, ये क्या है? नीति निदेशक तत्व। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, बताएं जल्दी से, बताएं आप, मौलिक अधिकार। और ये आपका प्रस्तावना हो गया, और ये 7वीं अनुसूची हो गई। ठीक, तो ध्यान रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है,
ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी ये हमने आयरलैंड के संविधान से बोरो किया है। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया है, मतलब बोरो किया है ये कॉन्सेप्ट। और भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है और अनुच्छेद इससे संबंधित हैं 36 से लेकर 51 तक। और नॉट जस्टिसिएबल है, गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ठीक है, याद रहेगा। तो डीपीएसपी में क्या है, इसमें ना डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टेट को, संविधान के द्वारा सरकार को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आप जब भी कोई कानून बनाएं तो डीपीएसपी में शामिल बातों को एक कानून की रूप देने के लिए आप तत्पर रहें, जिससे समाज में रहने वाले लोगों का कल्याण हो, राज्य का कल्याण हो और एक वेलफेयर स्टेट बन सके। ठीक, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 और सिलेक्ट करेक्ट आंसर। लिस्ट सूची 1 और सूची 2 दिए हैं, लिस्ट 1 में तो सब्जेक्ट दिए हैं और लिस्ट 2 में पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो कौन से विषय कौन से पार्ट में आते हैं संविधान के, वो बताना है, फिर करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। 18वां प्रश्न तो देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल यानी कि उपाधि का अंत, उपाधि का अंत किसमें है, मैं यहां लिखता हूं ए। ए मतलब उपाधि का अंत किसमें है, तो फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 18। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तीसरा, पहले का तीसरा हो गया। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांव में पंचायतों का गठन, ये किसमें है, तो ये डीपीएसपी में है, आर्टिकल 40। तो बी का आंसर क्या हो गया, पहला, डीपीएसपी आर्टिकल 40। सी, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, ये किस में है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है। 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी वो, तो सी का आंसर हो जाएगा चौथा, फंडामेंटल ड्यूटी। और ये 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है, ध्यान रखना, इसे 2002 में जोड़ा गया और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। टी, इंडिया दैट इज भारत, ये किस में है, तो ये है यूनियन और इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2। आई होप क्लियर है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है, तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन और फोर्स्ड लेबर, मानव तस्करी पर रोक और दबाव डालकर किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते। क्या ये डीपीएसपी में है, क्या ये डीपीएसपी में है, नहीं, ये फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, डीपीएसपी में नहीं है। दूसरा देखो, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, जो नशीले हैं, हानिकारक हैं शरीर के लिए, ये दूसरा, तो ये किसमें है, ये डीपीएसपी में दिया है। तो आपसे पूछा है इन दोनों में से डीपीएसपी में कौन सी चीज आती है, तो केवल दूसरा, तो बी आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा बी आंसर हो जाएगा। Which one of the following committees commission recommended the inclusion of fundamental duty in the constitution, निम्नलिखित में से वो कौन सी समिति थी या आयोग था जिसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो वो है स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर पहली बार भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। आपको ध्यान रखना है कि जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान में नहीं थी। हम प्रेरित हुए कहां से? रसिया से। तो रूस से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, और पहली बार 42वां संविधान संशोधन करके 42वां संशोधन हमने संविधान में किया 1976 में, और हमने टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में 86वां संविधान संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन किया सन 2002 में, और 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज की जो संख्या है वो 11 है अभी। और ये फंडामेंटल ड्यूटी कौन से भाग में आती हैं? पार्ट 4A में आती हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड आर्टिकल तो 51A, 51A इससे रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, विथ रेफरेंस टू पुडुचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बस पुडुचेरी को ध्यान में रखते हुए। 21वां प्रश्न और करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी वर पुर्तगीज। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे। 21वां प्रश्न है भाई, बताओ जल्दी से। तो बिल्कुल है। दूसरा, सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी इज फ्रेंच। ना, ये गलत है। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पुडुचेरी, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो ओनली वन। 21 का आंसर हो जाएगा ओनली वन। ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से वो कौन सी जगह है जहां पे डच लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बनाई? तो नागापट्टनम में, चिंसूरा, मछलीपट्टनम इस जगह बनाई है। सूरत, भरूच और आगरा में भी बनाई है। कोचीन, अहमदाबाद, पटना में भी बनाई है, यानी कि सभी जगह बनाई है डचों ने। ये एक बार सेटलमेंट देख लो। नागापट्टनम में 1658 में बनाई फैक्ट्री, चिंसूरा में 1653, मछलीपट्टनम में 1605, सूरत में 1616, आगरा में 1621, कोचीन में 1663, पटना में 1638। ठीक। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वॉज अपॉइंटेड बाई मुगल एम्परर। बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था जो मुगलों के द्वारा अपॉइंट किया गया था, यानी कि मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? 23rd। तो मुर्शीद कुली खान, सरफराज खान, सिराजुद्दीन मोहम्मद खान या अलीवर्दी खान। तो मुर्शीद कुली खान वो लास्ट नवाब था बंगाल का जिसे मुगल एम्परर के द्वारा अपॉइंट किया गया था। Who was the ruler of Delhi at the time of Battle of बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का रूलर कौन था? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, और शाह आलम सेकंड दिल्ली में रूल कर रहा था उस समय। ठीक है। The first railway in India was laid down during the period of। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली, किसके टाइम पीरियड पे चली? 25वां प्रश्न। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चली। लॉर्ड डलहौजी सन 1853 में मुंबई से लेकर थाने तक चली पहली ट्रेन। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। The policy of liberalization, privatization and globalization was announced as a new economic policy by Prime Minister। कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा LPG रिफॉर्म्स जो आए उस समय नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई? कौन से प्रधानमंत्री के समय नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई? तो पीपी सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। 26वां प्रश्न, 26वां। तो नरसिम्हा राव, इनका नाम है PV नरसिम्हा राव।
राव। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट। निम्न, अब प्राइवेटाइजेशन आप समझते हैं, किसी भी सरकारी संपत्ति को सरकार प्राइवेट हाथों में बेच दे तो उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन करना, यानी कि निजीकरण करना। तो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि समग्र रूप से निजीकरण किसे कहा जाएगा, ये ऑप्शन देख के आपको बताना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट कैपिटल इन पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र में निजी व्यक्तियों की पूंजी लगाना, क्या ये पूरी तरह से निजीकरण कहलाएगा? पूरी तरह से निजीकरण कहलाएगा नहीं। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट, यानी कि सरकारी कंपनी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी प्राइवेट को दे दो ना। सी, ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द वर्कर, ओनरशिप ट्रांसफर कर देना। डी, ट्रांसफरिंग ओनरशिप और मैनेजमेंट, मालिकाना हक और मैनेजमेंट दोनों की जिम्मेदारी प्राइवेट व्यक्ति को अगर दे दे सरकार तो ये निजीकरण पूर्ण रूप से कहलाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्टील प्लांट दिए हैं और दूसरी तरफ किस देश के सहयोग से उस स्टील प्लांट को बनाया गया था, बनाया गया था। ठीक है, तो राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहयोग से बनाया गया, बिल्कुल सही है। भिलाई स्टील प्लांट यूएसएसआर के सहयोग से बनाया। दुर्गापुर स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बनाया। बोकारो स्टील प्लांट यूएसए नहीं होगा, यूएसएसआर ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो डी आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो डी मैच नहीं कर रहा है। एक तरफ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है और करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो देखो, एक तरफ तो स्टील प्लांट दिए हैं और दूसरा उनकी लोकेशन दी है। एक तरफ स्टील प्लांट, दूसरा इनकी लोकेशन, आपको सही आंसर चूज करना है। 29वां, तो भिलाई स्टील प्लांट कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में। तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 और 3। ठीक, बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। इन इंडिया सर्विस सेक्टर इंक्लूड, भारत में जो सेवा क्षेत्र है उसमें क्या क्या आता है? भारत में सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं अर्थव्यवस्था का। तो देखो भाई, माइनिंग और क्वेरिंग सर्विस सेक्टर में पूछा है, लेकिन माइनिंग खनन का काम तो प्राथमिक में आता है। ये किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा ये तो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये सेवा क्षेत्र में आएगा। होटल भी सेवा क्षेत्र में आएंगे। फॉरेस्ट्री और फिशिंग ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में। तो सर्विस क्षेत्र में कौन सा शामिल हुआ? दूसरा और तीसरा, तो सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो ये आपका शामिल हो गया किसमें? सर्विस क्षेत्र में। किसमें शामिल हुआ? सर्विस क्षेत्र में शामिल हो गया। अब यहां पे मैं बता देता हूं आपको, वैसे इस पे क्लास भी, इंट्रोडक्शन क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र होते हैं दोस्त, ध्यान रखेंगे। पहला प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा द्वितीयक क्षेत्र। इस पे सवाल इस प्रकार से बनते हैं, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। तो कहीं पर तृतीयक क्षेत्र लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है, सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में ध्यान रखना बस कृषि आ जाएगा और कृषि से संबंधित चीजें, कृषि से संबंधित यानी कि रेशम उत्पादन, माइनिंग, डेयरी उत्पादन, और क्या आएगा? शुगर और क्लॉथिंग, ये सब आपका आ जाएगा इसमें। द्वितीय क्षेत्र में मेनली उद्योग आ जाते हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग
यानी कि निर्माण कार्य होता है, प्रसंस्करण मैन्युफैक्चरिंग सामान बनने का काम होता है। सेवा क्षेत्र में आई जाएगा एजुकेशन आ जाएगी, होटल्स आ जाएंगे, बैंकिंग व्यवस्था आ जाएगी, यातायात आ जाएगा, दूरसंचार कम्युनिकेशन, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स, ये सब जो है सेवा क्षेत्र में आएंगे। तो इस पर सवाल बनता है, पूछते हैं कौन सा इंक्लूड है कौन सा नहीं है, इन सब पे सवाल बनते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये हमने डिस्कस किया, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और क्लास पसंद आए तो शेयर जरूर करें, और क्लास का फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।